हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले लिक्विड सॉल्यूशन का वन शॉट रिवीजन। आज हम लोग क्या करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन वन शॉट रिवीजन, ठीक है। लेकिन वन शॉट रिवीजन में आपका इस सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। तो क्या होगा वो अभी यहाँ सारा थ्योरी रिवाइज हो जाएगा। अगला जो सेशन आएगा उसमें हम लोग वन शॉट रिवीजन के क्वेश्चंस ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। एक कॉपी लेके बैठिए जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्योंकि एक अच्छा तरीका से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं आपके। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये घूमा मेरा कैमरा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि अब देखिए, अब आपको जैसे जैसे जहाँ जहाँ बताते जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। अब पहला कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, इससे ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स की कुछ 8 फॉर्मूलेज है, वो आप लोग मतलब जान लीजिए क्या क्या है। मोलैलिटी इज इक्वल टू ये क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन है तो मैं यहाँ पूरा उतना डीपली नहीं बताने वाला। मोलैलिटी को अब आराम से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक है, इन लीटर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम लोग पीछे लिखते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी है, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैलिटी ये दोनों में बहुत अंतर है। मोलैलिटी को छोटा एम से दर्शाया जाता है और मोलैलिटी को कैपिटल एम से, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, वो भी किस में, इन केजी, ठीक है। इन सब फॉर्मूला को लिखते जाइए। एक तरीके से ये आपका फॉर्मूला सीट यानी मेन शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा सॉरी, शायद यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ना। देखिए अगर थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला में कुछ गलती हो जाएगा तो उसके लिए उतना लोड नहीं लीजिएगा, उसको आप खुद सुधार लीजिएगा, क्योंकि एक वन शॉट रिवीजन है तो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये स्पीड धीरे लग रही है तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चौथा फॉर्मूला आप लोग इसे 2x पे करके सुन लीजिए। हाँ लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप लोग सिर्फ लेके बैठिए। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट के लिए हम लोग 100 लगाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंट, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इसी तरह छठा में अब आता है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। ये जस्ट इसके फॉर्मूला की तरह सेम है, बस यहाँ लास्ट में 10⁶ और 100 लग गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कितना तक हो गया था,
6 तक हो गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पर सब लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद होगा क्या होता था? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता था। और मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और क्या होता था? और याद कीजिए, एक ये भी होता था गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 होगा, या यहाँ 22.7 भी कितने बार ले लिया है। और याद कीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ मोल्स ही ना हमारा, तो इसको हम लोग इंटू करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इंटू करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम। और एक और फॉर्मूला होता है उसी तरह, मोलैलिटी इंटू वेट, मोलैलिटी इंटू वेट। इसको हम लोग यहाँ से भी तो लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये 7 फार्मूला हो गया। आखिरी फार्मूला जो सब जानते भी होंगे, एक डेंसिटी का फार्मूला काफ़ी बार यूज़ हो जाता है यहाँ, जिसका का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये 8वां फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। ये 1.5 घंटा का लेक्चर होगा दोस्तों, क्योंकि 1.5 घंटा ज़्यादा जा सकता है, उससे कम नहीं, क्योंकि मैं पीपीटी लिख के नहीं लाया हूँ। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। अब नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, अब नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मैं यहाँ वो सब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एन फैक्टर आप लोग यहाँ जान लीजिए, एन फैक्टर को 3 तरीके से निकाला जाता है। अच्छे से नोट्स बना देता हूँ। ठीक है, एन फैक्टर निकालने बताऊंगा। एसिड्स के लिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन उसमें मौजूद हो, वो हो गया उसका एन फैक्टर। ठीक है, सेम बेसिस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हो गया उसका एन फैक्टर। एसिड बेस और सॉल्ट्स के लिए क्या होगा एन फैक्टर? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हो गया उसका एन फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो एन फैक्टर निकालना सबसे इजी होता है। ये सब चीज़ खैर आपको मोल कंसेप्ट में भी बताया गया होगा। अब आता है रियल टॉपिक। हेडिंग डाल लीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। अब नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, और ये वीडियो अगर आप लोग 12th बोर्ड के लिए भी देख रहे हैं, या भले ही जाए जो भी बोर्ड हो, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और ख़ास करके झारखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट्स है, और शॉर्ट नोट्स में कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं आते हैं। 1-2 टॉपिक इधर उधर हो गए होंगे तो बात अलग है। इसके लिए हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन इक्वेशन आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट। डाइल्यूशन इक्वेशन को मोल कंसेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये है हमारा डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है,
जो चैप्टर ये पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाला है, जो पहले नहीं पढ़े हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये एक रिकैप सेशन है। ठीक है, अब दो रिएक्टिंग गैसेस के लिए, अब दो रिएक्टिंग गैसेसों के लिए अब हम लोग इसको अगर मिक्स करेंगे तो, क्योंकि जेईई में 2024 एकदम सर पे है, इसलिए मैं यहाँ पूरा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ अ रिएक्टिंग गैसेस, अब हम लोग उसको कैसे निकालते हैं? मिक्सिंग ऑफ अ रिएक्टिंग गैसेस निकालने के लिए पहला स्टेप, दोनों सॉल्यूशन, अगर हमको दो सॉल्यूशन मिले और वो दोनों अगर रिएक्ट है तो हम लोग दोनों को रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, रिएक्ट कराने के बाद जो मतलब प्रोडक्ट आएगा उसमें हम लोग क्या कंपेयर कराएंगे? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये लेक्चर देखना अच्छे डिजर्व करते हैं। स्टेप थ्री क्या होता है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब हम निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं? ऑफ एक्सेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब फाइंड नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट ऑफ एक्सेस सॉल्यूशन। ठीक है, चौथा स्टेप, कलेक्ट ऑल द डेटा, सारा डेटा को कलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और स्टेप 5 में हम लोग से जो कंसंट्रेशन टर्म्स पूछा है हम लोग उसको निकाल देंगे। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग। अब यहाँ से आता है क्लास 12, नहीं अभी दो टॉपिक और है क्लास 11 वाला। मोल कंसेप्ट जिसने अच्छे से मतलब रिकैप कर रखा है उसको दिक्कत नहीं आएगा। रिलेशन बिटवीन इसका खैर कोई काम तो है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन हाँ काफ़ी बार इस चैप्टर के साथ क्वेश्चन मिक्स करके पूछ चुके हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसका एक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। अरे यार स्मार्ट बोर्ड के साथ यही दिक्कत है। मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस में मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और उसी तरीके से कुछ और हम लोग रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या है? फिर दिक्कत आई, उसको देखिएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। इसको हम लोग का ही पढ़ते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, एक्स के इस साइड और पूछी ऐसे और इसको ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, ये एक साइड और पूछी थोड़ा लंबा करके, अपॉन में मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट। अब कई टीचर पता है इस काई को ऐसे करके स्मॉल एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो काई और स्मॉल एक्स के बीच में डिफरेंस होता है। आप फिर मतलब आगे चल के अगर बढ़ा जाइएगा तो वो काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यह फॉर्मूले थे क्लास 11 के। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए इतना दूर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इन केजी। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन।
weight by weight percent is equal to weight of a solute upon weight of a solution into 100. Volume by volume percent is equal to volume of a solute upon volume of a solution into 100. Parts per million का formula weight of a solute upon weights of a solution into 10 to the power 6. Number of moles of a formula mass upon mole mass. Number of moles upon Avogadro number. A given volume is equal to 20. गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 और 22.7 लीटर, ठीक है। और फिर मॉलरिटी इंटू वॉल्यूम और मॉलरिटी इंटू मास, ठीक है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, वो ठीक है। एंड फैक्टर और मॉलरिटी के बीच में हम लोगों ने और नॉर्मेलिटी और मॉलरिटी के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा। और नॉर्मेलिटी और मॉलरिटी किसके बराबर होता है? एन फैक्टर के। एन फैक्टर एसिड्स के लिए कितना है? जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन उसमें मौजूद हो। बेसिस के लिए कितना है? जितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन उसमें मौजूद हो। और सॉल्ट्स के लिए कितना है? जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स उसमें मौजूद हो, ठीक है। अब दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को अगर हम लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग को क्या होगा? डाइल्यूशन इक्वेशन यूज हो जाएगा, जो कि है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इतना देर मैंने पूरा 2x की स्पीड में बोल दिया। जो बच्चे 2x में करके सुन रहे होंगे उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा चलिए अब आगे करते हैं। मिक्सिंग ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या बताया कि अब दो अच्छा सॉरी मिक्सिंग ऑफ अ रिएक्टिंग सॉल्यूशन, अब दो सॉल्यूशन है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग उसका स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट मतलब कंपेयर कराएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट है एक्सिड सॉल्यूशन के वो देखेंगे और सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पूछा है उसको निकाल देंगे। मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा जो कि था मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। और फिर उसी तरह मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में भी एक रिलेशन है। मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इनटू में मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। बस इतना ही तक था। आपका क्लास 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लास 11 वाला जो भी था अब पार्ट जो लिक्विड सॉल्यूशन में यूज होता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स है लेकिन हाँ बहुत ब्रीफली शॉर्ट नोट्स है क्योंकि इसमें 11 का जितना कंसेप्ट यूज होता है हम लोगों ने उसे केवल 20 मिनट लगा के कंप्लीट किया है, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट रिलैक्स ले लीजिए, तब तक मैं भी आता हूँ पानी उनी पी के। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, जो भी बच्चे मेरे वीडियो 2x पे देख रहे हैं, ठीक है, उनका काफ़ी चीज़ मिस होने वाला है। जो कि नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं उनका पकड़ा भी जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे मैं तेज बोलना स्टार्ट कर देता हूँ वहाँ पे आप लोग अपना स्पीड धीरे कर दीजिए क्योंकि जब टाइम लगा रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ सीख के चाहिए अच्छे से ही। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। दो मिनट ये हो नहीं रहे। हाँ लीजिए हो गया। तो अगला हेडिंग हमारा अब देखिए यहाँ पे रियल में शॉर्ट नोट्स जैसे बनते हैं उस तरह मैं बनाऊंगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब गैसेस का सॉल्युबिलिटी अगर लाइट ज़्यादा होगी तो आप लोग ब्राइटनेस और लाइटनेस एडजस्ट कर लीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में, ठीक है, अगर अब हम लोग गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है, अगर अब हम लोग गैस को अगर लिक्विड में डाल रहे हैं तो क्या होगा? अगर गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बनेगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और एक सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन का फेस कैसा होता है? ये गैस क्या हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, और मतलब ये लिक्विड क्या हमारा सॉल्वेंट है। अब गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? ये भी लिक्विड फेस का होगा क्योंकि सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का भी स्टेट होता है। पहला कंसेप्ट तो आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिएगा पहला करके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स, ठीक है, कि गैसेस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है लिक्विड्स में। ये थोड़ा 12th वाला पार्ट है तो मैं यहाँ से थोड़ा धीरे भी चलूँगा, ठीक है।
इसके लिए आप लोग इसको याद रखिए, डेल्टा जी इसमें नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, रिएक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप लोगों को अगर देखने में कोई दिक्कत आएगी तो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये छोटे छोटे बातें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से हेवी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट लेके तो नहीं आया हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट लेके आता तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आती। और आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, जब मैंने कैमरा ऑन किया ही है तो इस तरीके से आप लोगों को एक टॉपिक वाइज डेटा मतलब बनाना है जिसमें सारा हो। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का मैंने बना के रख लिया है। ठीक है, आप लोग 1 मिनट इसे ऐसे करके आ जाइए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स अब हम लोग पढ़ लिया, तो अब कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। ठीक है, इतना लंबा टॉपिक का नाम है। मैं यहाँ जैसा भी हैंड राइटिंग में बना रहा हूँ, आप लोगों को मेरे हैंड राइटिंग पे नहीं जाना, आप लोगों को अपने कॉपी में इसे लिखना है। बिना लिखे कोई काम नहीं चलेगा। अब कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं, पहले तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको चलिए हम समझा देते हैं। और क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन उतना कंसनट्रेटेड, सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन उतना इंक्रीज कर जाएगा। और कंसनट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो मतलब पास आ जाएंगे, जिसके चक्कर से उसमें और मतलब घुलनशील होने का ताकत नहीं बचता है। जैसे कि आप चाशनी को ले लीजिए, चाशनी को जैसे आप खुला दीजिए तो वो मतलब अनसॉल्यूबल हो जाता है, मतलब उसमें और भी मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा देंगे तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स इधर उधर मतलब ज़्यादा चल जाएंगे, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब आ जाइए एक नया टॉपिक पे जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी बाबा भी अपना कोई लॉ दिए थे। ये बोले थे कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ आइटम के। ठीक है, मास जो है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन बना दिए, एक अपना कांस्टेंट बैठा दिए ये बाबा। ठीक है, जिसको कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट का मतलब अब वो क्या होता है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट का एक तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, और एक और फार्मूला बता रहा हूँ के एच डैश और इनटू में काई होता है। ठीक है, इनटू में मोर फ्रैक्शन इसको कहते हैं, काई को मोर फ्रैक्शन कहते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इतना तक अभी आप लोग इसको याद रखिए। और फिर इधर आ जाइए, हेनरीज लॉ के बाद आप लोग नंबरिंग दे के बनाएंगे, मैं यहाँ नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए दे देता हूँ 1 2 3 4। आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट मारने के चक्कर में है तो इतना घिचबिचा जाएगा ये लास्ट में कि आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग खुद से बनाइए, आप लोग खुद अलग अलग पेन से अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो लाइनिंग में दे रहा हूँ उससे आपको देखने में अच्छा लगेगा, और छोटे छोटे चीज़ दिखेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। ये तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, अब हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ के फॉर्मूले बता दिए, तो चलिए अब यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट क्या होता है, अब पहले इस फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट बनाते हैं हेनरी कांस्टेंट का। प्रेशर का यूनिट एटीएम। ठीक है, एटीएम, और ये मास उतर जाएगा तो एटीएम केजी इनवर्स। ठीक है, या फिर एटीएम की जगह बहुत जगह यहाँ बार भी यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है,
ये हो गया इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले के लिए क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट का यहाँ पे ये हेनरी कांस्टेंट है, दोनों एक तरीके से नहीं लिखे इसलिए सिर्फ मैं डैश का यूज़ किया हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसमें ये काई जो है वो यूनिट रेस होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, ये यूनिट रेस होता है। तो यहाँ पे जो मतलब ऐसा यूनिट है वो क्या आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा या फिर बार आ जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से समझ समझ के आपको बनाना है। आधे घंटा का वीडियो हो चुका है, 1 घंटा हमारे पास और बाकी है। कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में पहला क्या है, ठीक है, हेनरीज लॉ के अंदर गैस रिएक्ट नहीं कर रहा है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन विथ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ गैस रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर रिएक्ट कर जाएगा तो हेनरीज लॉ वहाँ लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना देगा। तो मतलब रिएक्टेंट के लिए हेनरी कांस्टेंट कुछ और प्रोडक्ट के लिए हेनरी कांस्टेंट कुछ और दूसरा में है गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। गैस यहाँ पे जुड़ भी नहीं सकता है और टूट भी नहीं सकता है, ठीक है। एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। गैस यहाँ पे ना टूट सकता है ना जुड़ सकता है सॉल्यूशन में। और तीसरा है कि ये हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तीसरा वाला खैर बहुत बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ हायर स्टडीज़ में से बताया जाता है। और इससे जेई में एक बार क्वेश्चन भी आ गए थे, तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान पे रखिएगा। और अब ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये गैस के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस बात को भी आप लोग काट मान लीजिए, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर भैया किधर है आप, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का तो थ्योरी कुछ अजीबोगरीब है, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे इसमें पता है क्या लिखते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। आधा अधूरा है, ठीक है। चलिए अब मैं पूरा लिखाता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे आप भी तो वही लिखा रहे हैं, रुकिए रुकिए जरा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये वाला लाइन अब बच्चे भूल ही जाते हैं, इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, तो इधर आ जाइए। हमारा एक पेज का शॉर्ट नोट्स खत्म होने वाला है, तो अब बताइए इससे बच्चे पढ़ पाते, इतना घिचबिचा के लिखा हुआ है ये। इसीलिए बोला था कि अलग अलग पेन लेके बैठिए। अब जो बच्चे मतलब मेरे ही जैसा कर रहे होंगे उनको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन जो बच्चे मेरे बात माने होंगे उनको अब रिवीजन करने टाइम मजा आएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा और लिक्विड से वेपर उतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है। रुकिए यहाँ शायद कुछ छूटा, the pressure exerted by the vapor at equilibrium at same temperature on the surface of a liquid। प्रेशर कहाँ लगेगा, सरफेस ऑफ अ लिक्विड पे। अभी मेरा भी एक मार्क्स कट जाता। ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। अब सरफेस एरिया, अच्छा रुकिए, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर करते हैं ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा, ठीक है, एटम्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज़्यादा होगा वेपर उतना उतना कम उड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड वहाँ कम टूटेगा तो वेपर उतना कम बनेगा, और वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होंगे। उनको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपका एक पेज का शॉर्ट नोट्स, ये क्लास 12 का है, और ऐसे ही 2-3 पेज बनेंगे।
अगर आप लोग A4 से जॉन पेजर लेके बैठे हुए हैं तो ठीक है। और भी कुछ है, जैसे कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। पहले यहाँ आप लोग समझ जाइए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो होता है जो रूम टेम्परेचर में उड़ जाए, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर में ना उड़े। अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डालते हैं अगर सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो कम बनता है, ठीक है। क्योंकि जब वेपर उड़ेंगे ही नहीं तो वेपर प्रेशर कैसा, ठीक है। और एक और आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इस चीज़ में बच्चों को फंसाया जा सकता है। जो जो चीज़ मुझे लगता है कि बच्चों को फंसाया जा सकता है मैं उसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। एडवांस लेवल का चीज़ है, लेकिन हाँ जितना एडवांस लेवल का चीज़ है उतना आसान भी है ये। फेज डायग्राम ऑफ वाटर अभी तक मेंस में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे करवाया है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये किसके लिए है, वाटर के लिए, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये किसके लिए है, जनरल लिक्विड्स के लिए है, अदर जनरल लिक्विड्स, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ, अब हम लोगों ने पहले क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। गैसेस के अंदर तो लिक्विड को मिला लिया, अब लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिलाते हैं। दूसरा दीजिएगा, देखिए मैं फिर नंबरिंग लिखना भूल गया। आप लोग इसको मेंटेन करके चलिएगा, नंबरिंग को, नंबरिंग छूटना नहीं चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स, अब लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। पहला तो कि देखिए पहले हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े हुए हैं और क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, टोटल प्रेशर और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। उसमें जितने भी मतलब कंपोनेंट्स होंगे उन सब उसमें जितने भी लिक्विड्स होंगे उन सब का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऐड करके टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें राउट्स बाबा भी अपना थोड़ा योगदान दिए बच्चों को कन्फ्यूज आए में। अब लॉर्ड्स बाबा क्या बोले, ठीक है। जैसे कि मतलब अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमको निकालना है, ठीक है। और तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, मोर फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में मोर फ्रैक्शन ऑफ ए नॉट, ठीक है। ऐसा कीजिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग उतना लिखिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, मोर फ्रैक्शन ऑफ ए। देखिए अभी इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, मोर फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी निकालेंगे, मोर फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और फिर टोटल प्रेशर अब हम लोग यहाँ निकालेंगे, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, और टोटल प्रेशर ही एक सॉल्यूशन मान लीजिए जिसमें ए के एटम्स है बी के एटम्स है, तो टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्लस का बी, ठीक है। अब यहाँ बहुत तरीके से मतलब फॉर्मूला बनता है। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए आप लोग, काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पीछे जो मतलब फॉर्मूला बताया आप लोग उस पर भी देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा यहाँ नहीं दिखेंगे, देखिए यहाँ दिखाता हूँ, 2 मिनट इसे बंद कर रहा हूँ। किधर बताया था,
हाँ, अब मोर फ्रैक्शन ऑफ ए और मोर फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा 1 होता है, तो यहाँ से अब हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मोर फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोर फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, यहाँ 1 के बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको 1 माइनस मोर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना बोला गया, तो इसी क्वेश्चन से हमारा मोर फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है आपका। तो चलिए हम लोग फिर से अपने कैमरे पे चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग टोटल प्रेशर का जितना भी फॉर्मूला बनता है, ठीक ठीक है, इसका यूज़ करके तो उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। और हर एक फार्मूला आपको मुझवानी नहीं याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आता है कि देखिए, ये तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है ही, ठीक है, लेकिन अब आता है प्योर प्रेशर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, इन गैसियस फेज। तो ये उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन पी टी। ठीक है, और फिर पी ए का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू ये। ठीक है, और फिर पी टी का आप लोग लिख लीजिएगा इधर। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बी बाई पी टी। तो बस आप लोग शॉर्ट नोट्स खुद के बना रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे पूरा लिख के चलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड्स लॉ का एक ग्राफ है। कोई भी चीज़ हमको ऐसा नहीं लगता है कि इस लेक्चर में छूटेगा। तो आई ए इज इक्वल टू 1, इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे सब बना के लाया हूँ पहले से। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ाने लग जाऊँ तो आप लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी, और आप लोग इतना लंबा चीज़ आप लोग को याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं इतने देर का है, ये इतना लंबा है। यहाँ से तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट है, तो इतना लंबा चीज़ आप लोगों को याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं आप लोगों की थोड़ा मदद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब लॉर्ड्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे काई ए 1 है और काई बी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे काई ए 0 है और यहाँ पे काई बी 1 है। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। ये वाला लाइन किसका होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और ये वाला लाइन किसका होगा, थोड़ा आप लोग अलग अलग पेन से लिखिएगा, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ये, इसीलिए बोलता हूँ कि अलग अलग पेन का यूज़ किया कीजिए। और ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा चढ़ा के। ठीक है, तो यही एक लॉर्ड्स लॉ का ग्राफ। लॉर्ड्स लॉ में भी दो तरीके के चीज़ होते हैं, पहला तो आइडियल सॉल्यूशन होता है और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। लोग पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इसी में होना चाहिए, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो आसान है। हाँ, तो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आप लोग इधर बना लीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी से नींद आने लग गई हो तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक रख सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा खुद के कॉपी पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लॉर्ड्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, लॉर्ड्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते उनको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दो मिनट में भी पानी पी लूँ। तो चलिए, आप लोगों ने भी बड़ी बुरी के ले लिया।
अब नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो भाग बटा हुआ है, एक पॉजिटिव डेविएशन के साथ, एक नेगेटिव डेविएशन के साथ, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, जो कि लॉर्ड्स लॉ को ओबे ना करे, ठीक है। और लॉर्ड्स लॉ को ओबे ना करे किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, वो लॉर्ड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। अब पीपीटी के साथ तो नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी हाल में। हाँ, डॉट्स लॉ। अब हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग डलवाऊँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अंडर गोइंग, क्योंकि मैंने किसी किताब में देखा था अंडर गोइंग पॉजिटिव डेविएशन लिखा हुआ था, तो आप लोग यही हेडिंग डाल लीजिए। मैं यहाँ से भी पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोगों को फिर लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत टीचर पीपीटी के साथ पढ़ा देते हैं और फिर बच्चे उसे रोक रोक के 1.5 घंटे के लेक्चर को 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग इधर आ जाइए। डेल्टा जी आपका इसमें नेगेटिव होगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगो पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस को एंथ्रोपी कहते हैं, ठीक है, एंथ्रोपी, और डेल्टा जी को एंथैल्पी, नहीं डेल्टा एच को एंथैल्पी, और डेल्टा जी तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताने में काम आता है। डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव तो कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्स भी इसमें आता है। डेल्टा वी मिक्स यानी वॉल्यूम में कितना चेंज है, ये भी आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसमें जो है देखिए ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसमें यहाँ पर ही मैंने कुछ शायद गलती कर दी, 2 मिनट इधर आ जाइए दोस्तों। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ए पार्टिकल और वीकर एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे ए बी पार्टिकल था, कैसे वो बताता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताता हूँ। आप लोग इस लाइन को लिख लीजिए, स्टॉप कीजिए, थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, ये इस लाइन और इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपको सातों याद होने चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे स्टॉप कर लिया हो। तो इधर आइए, मैं बताता हूँ कि मतलब वहाँ लिखा क्या था। अगर आप लोगों ने वो लाइन लिख लिया तो कि ए के बीच जो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन। ए और बी को हम लोगों ने मतलब एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसमें कुछ ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ए और बी के पार्टिकल में, वो वीकर होंगे किससे, ए के पार्टिकल से और ए और बी के पार्टिकल से। बस यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करने होंगे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग पॉजिटिव डेविएशन के, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल हम लोग मतलब उधर जो बच्चे लिख लिए सो ठीक है, और जो नहीं लिखे वो लिखेगा इसे। थोड़ा रख लो फोन, हाथ भी दर्द दे रहा है। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, और तीसरा में है एसीटोन प्लस बेंजीन। ये आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल। अगर आपको ये मतलब अगर याद नहीं रहता है तो आप लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। जो बच्चे इसे याद नहीं किए तो वो बहुत पछताए थे। साइक्लोहेक्सेन प्लस में इथेनॉल। एक बार यहाँ पे देखिए 5 हो गए। एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन। मेरे साथ साथ बोलिए, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। जितने बार मैं बोल रहा हूँ उतना बार आपको भी बोलना जरूरी है।
इससे आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, एसीटोन प्लस इथनॉल, वाटर प्लस इथनॉल, एसीटोन प्लस इथनॉल, वाटर प्लस इथनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस मिथनॉल, 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 साइक्लोहेक्सेन प्लस बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, ओ सॉरी, हाँ साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, हाँ साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथनॉल। और फिर चलिए अब आगे चलते हैं, कितना तक हो गया था वहाँ? अरे क्लास 11 बाय बाय हटाओ ना यार, 5 तक हो गया था ना। तो यहाँ पे आइए छठा, छठा होगा डाई सल्फाइड क्लोराइड, इसको CH2 हम लोग बोल सकते हैं, CH2 प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस CH2 भी आप लोग याद कर लीजिए, एसीटोन प्लस CH2 ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर टेट्राक्लोराइड कार्बन, टेट्राक्लोराइड कार्बन प्लस टॉलिन, CCl4 प्लस टॉलिन, CCl4 प्लस मिथेनोइक एसिड CH3OH, ठीक है। और फिर 9th में CCl4 प्लस CHCl3, ठीक है, ट्राइक्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, हाँ ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, वाटर प्लस एसीटोन प्लस इथनॉल, एसीटोन प्लस इथनॉल, वाटर प्लस इथनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथनॉल, वाटर प्लस इथनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस मिथनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस एसीटोन, CH2 प्लस CH2 प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस CH2, CCl4 प्लस टॉलिन, CCl4 प्लस CH3OH, CCl4 प्लस CHCl3, ठीक है, इतना है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरह में दिक्कत ना हो, और जहाँ पे मैं कॉपी में लिख सकता हूँ, जहाँ तक मैं वहाँ तक लिख दे रहा हूँ, और नहीं तो मैं इस बोर्ड में मतलब करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा मैनेज करके इसे मतलब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा वन शॉट लेक्चर और आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो इसका ग्राफ तो कर्व बनेगा। और आउट लॉ का ग्राफ याद है, स्ट्रेट लाइन बनती थी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, इसका स्केल भी छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। अरे यार ये लाउड्स लॉ का ग्राफ था, ठीक है। अंडरगोइंग पॉजिटिव डेविएशन बोला है, देख लेता हूँ कर्व का कोई कैसा इस शेप है, नहीं पेन ही से करना होगा। अब अंडरगोइंग पॉजिटिव डेविएशन बोला है, तो ये वाला थोड़ा ऐसे उठ जाएगा, ये वाला भी थोड़ा ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे उठ जाएगा। तो ये हो गया, ये रेड वाला है ग्राफ। अब पिंक वाला सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए बोला था, ठीक है। इस ग्राफ को बना लीजिए, और जो बच्चे ये ग्राफ बना चुके हैं अभी तक में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इस साइड आपका प्रेशर होता है और इस साइड आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो बच्चे ये ग्राफ बना चुके हैं वो एक काम कीजिएगा, वो हेडिंग डालिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हो गया बच्चों का, अब नेगेटिव डेविएशन बताते हैं। नेगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ बनाइएगा, इसे रोक के बनाइएगा आप लोग, पहले मुझे बनाने दीजिए। पॉजिटिव डेविएशन वाला लाइन के ऊपर से, नेगेटिव डेविएशन वाला लाइन के नीचे से। पिंक वाले को नहीं बनाइएगा आप लोग, मतलब रेडियो वाले को बनाइएगा, ठीक है। और जो बच्चे ये ग्राफ बना चुके हैं अब वो आइए, उनको मैं बताता हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है। थोड़ा थक तो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसे कंप्लीट कर ही दूंगा। इसमें AB पार्टिकल्स के बीच में
जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं ए और बी पार्टिकल से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से मतलब याद कर सकते हैं। एक फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, उससे रोकिएगा, थोड़ा रोकना तो आपको यहाँ पर भी पड़ेगा। चलिए, हाँ रोकिए इसे, और जो एग्जांपल उसे लिखिए। एसीटोन प्लस एनिलाइन, एसीटोन प्लस एनिलाइन, एसीटोन प्लस एनिलाइन, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथर ईथर। मेरे साथ साथ बोलिए, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथर ईथर, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथर ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, CH3OH प्लस CH3COOH, CH3OH प्लस CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस पैराडाइन, एसिटिक एसिड प्लस पैराडाइन, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया हो। तो चलिए हम लोग दोनों का एक बार एग्जांपल रिवाइज करते हैं। इसे बंद करें। तो चलिए पेन रखिए नीचे और मेरे साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल है एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस मिथेनॉल। ठीक है, क्लोरोहेक्सेन प्लस क्लोरोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2, CCl4 प्लस टॉलिन, CCl4 प्लस CH3OH प्लस CCl4 प्लस CHCl3। ठीक है, और अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग नेगेटिव डिविजन में आ जाइए। थोड़ा मोड़ा गलती होता है तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर लेने में थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग नेगेटिव डेविएशन मैं आपको याद भी कराते चल रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आप लोग इधर देख रहे होंगे, एक सेकंड रुकिए, इसे हटा दूँ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोइंग नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वाटर प्लस HCl। अच्छा चलिए एक बार फिर बोलते हैं, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। कहाँ फंस रहा हूँ मैं? एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, CH3COOH, पैराडाइन प्लस एसिटिक एसिड प्लस पैराडाइन, एसिटिक एसिड प्लस पैराडाइन, और नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। खत्म हुआ। कितना देर हुआ है? 50 मिनट। 50 मिनट में आपका एक ही टॉपिक अब बचा हुआ है, तो चलिए उसे यहीं पर करवा देता हूँ। बोलने की स्पीड थोड़ा अब धीरे होगी, और हो सकता है कि थोड़ा अब वॉइस भी कम आए, क्योंकि मेरा गला दर्द देने लगा इतना भूख के। इसे देते हैं। अरे ये तो धोखा हो गया। तो चलिए हेडिंग की डाल देते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा कोरिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं, हमको नहीं लगता कि 1.5 घंटा भी ये टच करने देंगे अब हम इसको। कोरिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब भैया ये क्या होते हैं? ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स है जिस पे ये डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर, नोट्स बनवा देता हूँ आपको यहाँ पे एक तरीके से। ये शॉर्ट नोट्स है, पूरा नोट्स नहीं है। एक तरीका से ये लर्निंग चैप्टर है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी शॉर्ट नोट्स दिए हैं मैंने आपको, एक भी आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो सब मैंने इसमें बता ही दिया है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर इस पे अफेक्ट करते हैं? ठीक है, पहला तो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे तो डिपेंड करता है। ठीक है,
लेकिन यही बात रहा सॉल्यूट का, तो यहाँ नहीं करता है। ठीक है। तीसरा, extent of solution particles, extent of solution particles in association, गलत लिखा दिया थोड़ा, extent of solute particles in association or dissociation, association or dissociation in a solution। ठीक है। चौथा में क्या बोलता है, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। खैर इस जगह से एक बात बताओ, तो यहाँ से क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ इतना याद करना दिक्कत लग रही है, इस जगह से मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आगे छोड़ मत दीजिएगा। ये जो केवल फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैं बताया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये 4 जो पॉइंट सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके से होती है। इसे भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाइएगा, कैसे वो मैं डायरी में लिख के बता चुका हूँ। RLVP, ठीक है, EBP, EVP, ठीक है, DFP। अभी आप लोग इसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ आगे। ठीक है। और DFP, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। जिन बच्चों को नींद आ रही हो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ब्रेक लेकर आपको सोना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार सो गए तो फिर ये वीडियो आगे छूट जाएगा। जो बच्चे लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे इस वन शॉट लेक्चर में, वन शॉट रिवीजन लेक्चर में, उनको लास्ट में सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने और PYQs लगाने, और कुछ नहीं। 1.5 घंटा में आपको पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। एक बार आप लोग उसे देख लीजिएगा। और क्या, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स और कोई नहीं बना के देगा मेरे सिवाय, क्योंकि आप लोग पूरा यूट्यूब छान मार लिया और ये तो पूरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको इतना डीपली शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। जो बच्चे मेरे साथ बना रहे होंगे उनको पता तो चल गया होगा कि उनका 2 से 3 पेज भर चुका है। ठीक है। और आप लोग इतना जान लीजिए कि 2 से 3 पेज भर के कोई भी मतलब आपको नहीं देगा। मैं चाहता तो एक माइंड मैप दे सकता था, जो कि हाफ पेज में ही हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगता। लेकिन मैं अब पूरा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जेईई में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए RLVP। थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब होगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए उसे। वन शॉट लेक्चर में यही सब दिक्कत है कि आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है। RLVP का एक फॉर्मूला होता है P ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस PS। ठीक है। इस फॉर्मूला नहीं, माइनस टोटल प्रेशर, ठीक है, अपॉन में P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। ये किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट के।
ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पूछा गया हो तब, ठीक है, या फिर मोलैलिटी पूछा गया हो तब, या फिर कब यूज़ कर सकते हैं? मोलैलिटी पूछा गया हो तब, ठीक है। एक और RLVP का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। हाँ सर, ये सेम ही फॉर्मूला लिखा रहे हैं। नहीं नहीं, रुको ज़रा, ये पीटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये हो गया मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और ये हो गया मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा हो, वेट पूछा हो, मोलर मास पूछा हो, तब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आप लोग मतलब अब याद कर लीजिए। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। अगला टॉपिक डालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो भी बच्चे अब स्पीड तेज किए थे उसे डाउन कर ले, क्योंकि एनर्जी लेवल अब आपका कम हो गया होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। जब एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब पूछा गया हो, ठीक है। और यहाँ पे के बी का भी एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ठीक है। RTB स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच। ये डेल्टा एच वीपी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपर प्रेशर है, और जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टीबी जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, केबी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और फिर 1000 तो मतलब ऐसे ही कांस्टेंट है। और ठीक इसी तरीके से बनता है TFP का फॉर्मूला, डेल्टा TF। आप लोग नीचे वाला फॉर्मूला जल्दी से लिखिए, मैं उसमें कुछ मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं यहाँ पे। इतना तो है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग नोट साथ में बना रहे हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग इस वाले फॉर्मूले को लिखिएगा, के एफ इज इक्वल टू, बस सेम फॉर्मूला है, बी की जगह एफ लगा दिया, 1000 इंटू, वहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपर प्रेशर था या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला है, आप लोग लिखिए इसे। ये एच है दोस्तों, इस पर गड़बड़ा नहीं चाहिएगा, ठीक है। आप लोग और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तक समझ चुके हैं। चलिए अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस और वेंट हॉफ फैक्टर पर आते हुए इस चीज़ को ख़त्म। 15 मिनट मुश्किल से और लगेंगे आप लोगों को। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक नया प्रेशर आया रे बाबा। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 तरह का सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ओपी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी नहीं है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक प्रेशर, ये मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। हाइपोटोनिक किसको कहेंगे? जब एक प्रेशर का जब एक प्रेशर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो दूसरे सॉल्यूशन से, तब, ठीक है। और
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये मान लीजिए हमारा दो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बीकर है लेकिन बीकर जैसा लग नहीं रहा है। इसमें अगर एक से ज़्यादा हो तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो सर ये तो हाइपोटोनिक भी होगा, क्योंकि जब ये एक से ज़्यादा है, थोड़ा लॉजिकल बात बताने जा रहा हूँ, जब ये इससे ज़्यादा है तो जाहिर सा बात है ये इससे कम ही होगा, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम ही होगा, तो इस साइड में हम लोग मूव कर देते तो हाइपोटोनिक। चीज़ें सेम ही है, बस नाव आप लोगों को यहाँ जाना है, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। नया हेडिंग बनाइएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, केवल उसे याद रखना है, सबसे आसान चीज़। पाई इज इक्वल टू सी एस टी, खत्म। सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, एस इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी इज इक्वल टू टेम्परेचर, या फिर टाइम भी ले लीजिए, ठीक है, जो मतलब दिया हो क्वेश्चन में। बहुत जगह तो टेम्परेचर दे देता है इसलिए लिखा दिया, लेकिन हाँ टाइम क्वेश्चंस में रहते हैं जनरली। तो आप लोग इतना लिखिए, आखिरी टॉपिक, और आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया हो। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने जितना भी मतलब पढ़ा, अगर आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से मतलब शॉर्ट नोट्स बने रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर से नहीं खाना खौफ, वेंट हॉफ से नहीं खाना खौफ, क्योंकि देखिए इसका सीधा सा मतलब है ऑब्जर्व्ड मास बाय कैलकुलेटेड मास, सीधा सा फॉर्मूला है ये, ऑब्जर्व्ड मास बाय कैलकुलेटेड मास। कुछ और फॉर्मूलाज इसमें बता दूं इसी से, इस फॉर्मूला को लेकिन आप लोग याद रखिएगा। मास लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 मिनट रुक ही जाइए, जब आप लोग मतलब इतना पढ़ ही लिए तो। ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है। और एक और वेंट हॉफ फैक्टर मैं बताऊंगा, ऑब्जर्व्ड। अब मास, मोलर मास, ये सब पे तो हो गया, लेकिन मान लीजिए कभी हमको LLVP दे दिया, ठीक है, RLVP दे दिया, DFP दे दिया, EBP दे दिया, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP, ठीक है। आप लोगों को यहाँ एक चीज़ दिखाओ, मेन, जो सबसे मेन है, हर फॉर्मूले पे आप लोग देखिएगा ये चीज़, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड आपको हर एक फॉर्मूले पे देखने को मिल रहा है। बस हो गया आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट। तो डायरी में जो लिखाया सो आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना है। अब देखिए, जो बच्चे यहाँ स्क्रीनशॉट मारने का सोच रहे होंगे वो मतलब काफ़ी चीज़ नहीं लिख पाए होंगे, इसलिए मैं PPT बना के नहीं लाया कि आप लोगों को साथ ही सब लिखवा दूंगा। PPT बनी हुई तो थी, अगर मैं चाहता तो अपने नोट से ही पढ़ा देता, लेकिन हाँ फिर आप लोगों को वहाँ पे लिखने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, नीचे जाके कमेंट करना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना, और एक और बता दे रहा हूँ, शेयर करना, ये 4 चीज़ ना भूले। और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स पाने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहें। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट का लेक्चर आएगा कल।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके बाद ही आएगा। केमिकल काइनेटिक्स आने के बाद, केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों का कल रुकिए मैं देख के बता देता हूँ, 2 मिनट आप लोग मतलब यहीं रहिएगा। केमिकल काइनेटिक्स आपको कितना देर का चैप्टर होगा? अच्छा हाँ, केमिकल काइनेटिक्स की पीपीटी मुझे बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, उसे बना लूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।